एक मिनट बात नहीं, ध्यान दे, इधर ध्यान हो जाओ। हम झटका पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो झटके वाले थोड़े और सवाल करते हैं, इधर देखिए ध्यान से। मैं आपको एक मिनट देख, कभी झटके वाले सवाल में मोमेंटम कंजर्व होगा, कभी कंजर्व, उस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ध्यान देखिए, दो ब्लॉक रखे हुए बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग, मतलब कोई टेंशन नहीं है बट टॉट है। ये 4 किलो, बात नहीं है 2 किलो, एक बुलेट आई 500 ग्राम की 20 मीटर पर सेकंड से इसके अंदर घुस गई 4 kg में। बोलो क्लियर है? पहले तो फाइनली होगा क्या? पहले तो सोचो होगा क्या। फाइनली क्या होगा ये तो बताओ। क्या तीनों एक रफ्तार से ही चलेंगे? यार हाँ ना बोल। तो रफ्तारी पूछिए, सिंपल सवाल है और हर चीज पे पूछे, मतलब मैं छोटी छोटी चीज और पूछ लेता हूँ। उसमें देखो, फाइंड आउट द फाइनल रफ्तार, फाइंड आउट द इंपल्स ऑन बुलेट, फाइंड आउट द इंपल्स ऑन बुलेट। छोटी छोटी चीजें, कई सारी चीजें पूछ सकता हूं मैं आपसे। छोटे सवाल करते हैं आज बहुत सारे। शर्माइनी, हरमाइनी, हरमाइनी किस में थी? हरी पॉटी। चलो इधर देखें, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, पहले तो ये टेंशन इंपल्सिव है कि नहीं है? ये टेंशन इंपल्सिव हो? मैं 2 सवाल आपसे पूछूं, ध्यान सुनिए प्लीज। मैं आपसे बोलूं ये 4 kg, ये 2 kg, ये बुलेट 500 ग्राम, कोई 20 मीटर पर सेकंड, ये दोनों एक टाइप के सवाल है अलग अलग। यहां पे टेंशन इंपल्सिव है नहीं है? यहां पे स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव? मैं यहां पे पूछूं जस्ट बिफोर घुसना, जस्ट आफ्टर घुसना, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी ये बातें। जस्ट बिफोर घुसना, जस्ट आफ्टर, क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? 4 और 500 ग्राम। जस्ट बिफोर घुसना, जस्ट आफ्टर घुसना, क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिटवीन 4 kg एंड 500 ग्राम? यस और नो? यस और नो? नहीं, टेंशन इंपल्सिव, क्या बात कर रहे हैं, पागल हो क्या बिल्कुल? हाँ, मैं जब पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। 4 kg और 500 का है क्या? नहीं है। वहां पे है क्या? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वहां है कि नहीं है? यहाँ पे तो इसको अलग तरीके सोचेंगे, उसको अलग तरीके सोचेंगे। फील के साथ सोचते हैं, फिर छोटा तरीका बता दूंगा। पहले बिल्कुल फील के साथ सोचते हैं, बिल्कुल। बाकी छोटा तरीका तो आता है, मुझे पता कहीं वो आता है, बट सुने उसे, फील तो करें, क्योंकि कभी कभी नहीं लगे तो क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात, इसमें जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यस और नो? मैं इसकी डायरेक्ट सिचुएशन ऐसे बना सकता हूं। उसके बाद तो स्प्रिंग ब्लॉक वाले सवाल है जो आप पहले भी कर चुके हो। अगर आप ध्यान दें तो आप लिख सकते हो 0.5 × 20 बराबर 4.5 × V। बोल हाँ कि ना? ये लिखा जा सकता है, कोई बुराई वाली बात? ये पॉइंट को मार दिए बचा 9, 20/9 है। सही कर रहा हूं ना यार? बोल V की वैल्यू कितनी हुई? 20/9। अब वो सॉल्व करते रहो, फिर तो स्प्रिंग ब्लॉक सही तो कर रहा हूं। फिर ये बेसिकली वो वाला सवाल है जो आप कर लिया। यहां पे आप इसलिए ऐसा कर पाए बिकॉज स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव, बिकॉज स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव। यस और नो? डल रेस्पॉन्स दे रहे हो, हाँ ना बोल? है ना? बहुत सारी चीजें छोटी छोटी इधर देख। तो स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ी ऐसा, यहाँ टी झटका मारेगा, ढिच्चक स्ट्रिंग है वो। अगर आप 4 kg का डायग्राम बनाओ तो आपको दिखाई देगा 4 kg इधर टी लगा इंपल्सिव, और एक नॉर्मल इंपल्सिव लगा है। किसकी वजह से? बुलेट। जो बुलेट अंदर घुस रही है, नॉर्मल इंपल्सिव लगा रही। यार हाँ ना बोल? 4 kg डायग्राम बनाता, बुलेट का नॉर्मल पीछे, 2 kg का टेंशन आगे। बोल सब पे इंपल्सिव लेते, समझ आ जाएगा अपने आप। यार आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? अगर आप बहुत ध्यान देगा तो इस पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन n - t dt। इंटीग्रेशन FDT होता है ना? अब जो यार टी नेग्लिजिबल, थोड़ी टी इंपल्सिव है, तो n भी इंपल्सिव है। n किसके द्वारा लगाया गया फोर्स? कंफ्यूज मत होना एकदम। तो n - 1 tt इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनली मान लो 4v। मान लो पूरे सिस्टम की फाइनल रफ्तार कितनी हो गई? v। मान लो कि फाइनल सिस्टम की रफ्तार कितनी हो गई? v। ये
V और ये V। छोटे तरीके में बता दूंगा, टेंशन मतलब पहले समझो पर फील के साथ। ये इक्वेशन मैंने किस पे लिखी? 4 पे। किस पे लिखे? बुलेट पे लिख। माइनस एन डी टी, माइनस क्यों? बोलो ये बराबर चेंज इन, क्या लिखोगे? 0.5V माइनस 0.5 इंटू 20। सही तो? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? बोल सही है। 2 kg पे इंटीग्रल टी डी टी बराबर 2V बराबर देख, तीनों को जोड़ सब कट जाएगा। इसको जोड़ एनडीटी कट जाएगा, टीडीटी कुछ सही तो है, सबसे कर रहा हूं क्या? टीडीटी कट, बोल कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा तो एक क्या आएगा? 0.5 इंटू 20 बराबर 6.5V। अरे यार हाँ ना बोल। जब मैंने इक्वेशन को, मेरे तो इम्पल्स आती थी, जब मैंने इसको देखा ना तो मैंने सोचा ओ, क्योंकि मैंने पहले इसमें सोचा क्या मैं इन दोनों पे मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? इन दोनों पे, तीनों पे। तो डायरेक्ट ही लिख सकता था, आया वो इम्पल्स ही था, पर इन दोनों पे वहां पे लिख सकता था, इन दोनों पे। बोल क्यों? बोलो क्लियर है एकदम? यहां पर टेंशन, तीनों का एक साथ लिख सकते। अगर तीनों का एक साथ लिखना है तो क्या लिखोगे? 0.5 इंटू 20 बराबर, तीनों की रफ्तार बाद में सेम हो गई तो 6.5 इंटू V। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बट आपको चमकना चाहिए कि तीनों का मोमेंटम एक साथ कंजर्व्ड है। ऐसा हमेशा हो ये भी जरूरी इसमें। अब किसी भी इंपल्स भी पूछ ले, वंस यू विल गेट V, वंस यू विल गेट, मैं कह रहा हूं से एनडीटी पूछ ले, टीडीटी पूछ ले, टेंशन का इंपल्स पूछ ले, अपने बुलेट पे इंपल्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बताना बड़ी बात। फिर सवाल अच्छे से चमका नहीं चमका, एकदम क्लैरिटी से। यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल। कब टेंशन इंपल्सिव होगी, कब नहीं होगी, क्या अपने को क्लैरिटी है? उतार फटाफट उतार। मान लो मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो ऐसे, कहां गया? हाँ, मान लो ऐसे एक सिस्टम है, ये मान लो 4 किलो है। कितना है? यहां पे 2 किलो लटका हुआ है। ये आपकी पुली, सिस्टम ऐसे ही रुका हुआ है। अरे रुका हुआ है नहीं रुका हुआ? बोलो क्लियर है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा आप। बोलो पक्की बात, सोच लो। अब मैं आपसे 2 किलो की बजाय मान लो 2 किलो को और कम कर लेते हैं, मान लो 0.1 kg। कितना? क्या 0.1 kg से उठा सकता है? क्या ऐसा करूं कि ऊपर से झटका दे दूं तो उठ जाए? ऊपर ले जाके छोड़ दो, भुचोड़ हो सकता है? नहीं हो सकता? नहीं आया। मैंने 0.1 kg से थोड़ा हो सकता है डिफरेंस अंतर आया, बाकी समझे अपन बात को। मैंने क्या करा कि एक बड़ा एम है, एक ऐसे तो नहीं उठेगा बड़ा एम। बड़ा एम कब उठ सकता है? जब अपन छोटे में एम को थोड़ा ऐसे ऊपर ले जाएं और किसी एच हाइट से छोड़ दें। मान लो ये काफी बड़ा सिस्टम है, समझ लो आप, और ऊपर से छोड़ दें तो क्या जब नीचे आएगा तो रफ्तार के साथ क्या टी का एक झटका लगेगा? टी का एक झटका। अरे यार हाँ ना बोल। तो क्या ये उठ सकता है? उठ सकता है नहीं उठ सकता? पहले तो उठ सकता है ना, यही आपसे पूछा है। फाइंड आउट द हाइट सो दैट बिगर ब्लॉक, फाइंड आउट द मिनिमम हाइट सो दैट बिगर ब्लॉक विल जस्ट लिफ्ट अप। समझ में आया सवाल? फाइंड आउट minimum height h so that bigger block will just lift up. बात है नहीं? हम ज्यादा क्या मान सकते हैं कि अगर हम इसे बिल्कुल टाइट मान रहे, थोड़ा सा ऊपर उठा के नीचे गिराएं, थोड़ा सा ऊपर उठा के नीचे गिराएं खूब अच्छ, तो बेसिकली मान लो बहुत थोड़ा सा उठा तो होगा क्या? लॉजिकली सोचे, मान लो मैं इसे थोड़ा सा उठाऊं और ये टेंशन, जैसे मान लो अपन एक सिंपल सी बात समझते हैं,
कि अपन ऐसे लिया, ये कब तक रुका रहेगा, कब तक नहीं चलेगा ये, जब तक टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाए 40, कितनी हो जाए, अभी 0.1 ले लिया मैं, थोड़ा ज्यादा कम ले लिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देखते 0.1 कितना। अब आप एक चीज सोचो 0.1 की कितनी रफ्तार होगी, 40 टेंशन रोक दे उसको, तो चमका नहीं एकदम मेरी बात। असलियत में जो झटका है इस टेंशन का, किसका झटका है, टेंशन का जो झटका है वो कितना होना चाहिए तो ये उठे 40, यानी 40 dt। उसमें रफ्तार भी ला सकते हैं अपन थोड़ी सी, अगर अपन ज्यादा आगे की बात करें, मतलब 40 से थोड़ा ज्यादा ले लिया, अरे यार हाँ ना बोल, तो जाहिर सी बात अपन ला सकते, बट 40 जो टेंशन है वो इस वाले को रोकनी। मान लो मैं कह रहा हूं कि मान लो ऐसा हुआ कि जो आपका ब्लॉक है वो dt टाइम में रोकने के लिए एनडीटी की वैल्यू, मान लो मोमेंटम हमने को 0 करना है, उसकी वैल्यू dt टाइम में रुकने का टाइम लेता है, तो dt टाइम में जो रुकने का टाइम ले रहा है वो रुकने का टाइम मान लो 40 से कम जनरेट कर रही है, तो फिर ये उठेगा, तो फिर ये उठेगा, मत तोते उड़ गए थोड़े, बोल चमका एकदम। अब अगर अपन इसे 40 ले लिया, कितना ले लिया 40, मान लो अपन इसको 40 ले, 40 में शायद आंसर को अंदाजा आ रहा है क्या, इसको 40 लिया तो कितना आया, हाँ ना तो बोलो आया, अच्छा जो भी आ रहा है। बेसिकली इस टेंशन को क्या लेना है 40, कितना लेना है, कितना लेना है, इस वाले को 40 लोगे तभी ये वाला उठेगा, वरना उठना पॉसिबल या तो 40 या 40 से 40 या 40 से। अच्छा इसमें एक और बात है जिसमें एक सवाल और करता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी, ध्यान सुन अच्छे से, वो वाले सवाल पे वापस आऊंगा, देखिए ध्यान से, एक इसका स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन तो आपको समझ आएगा और अच्छे से देख। ऐसे पेन वाला सवाल आपने स्टैंडर्ड जरूर देखा होगा, देख थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये दोनों मास mm रुके हुए ही चल रहे हैं, मान लो इस पे एक ब्लॉक या बुलेट ही लेते हैं, आई मास m की लेते हैं और v0 रफ्तार से टकराई, क्या ये सिस्टम चलेगा, फाइनल रफ्तार क्या निकाल सकते हो, पहले तो वो समझ आया नहीं आया, आया नहीं आया, जैसे किताब में जब दिया होता है तो बड़ा एम और छोटे एम की टर्म्स में दिया होता है तो आंसर थोड़ा उसी टर्म्स में आता है, वो एक अलग बात। ये उठेगा कब पहले बताओ, जब ये टेंशन जो इंपल्स है वो कितनी वैल्यू हो जाएगी 40, कितनी हो जाएगी, बोलो क्लियर है एकदम, उससे आंसर कितना आया, अब जो भी हुआ वो निकाल लो आप, पहले जो बोला चमका। अब इस वाले सवाल को कर, इस वाले ओवर, अब इसमें पूछा फाइंड फाइनल स्पीड एंड द इंपल्स ऑन छोटा एम, नहीं मतलब बुलेट, फाइंड इंपल्स ऑन बुलेट, फाइंड इंपल्स ऑन बुलेट। जरगेट के वाले सवाल कराता हूं, हो गया क्या, बोलो पहले एक चीज दो, क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्या बात कर रहे हो, मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है कि नहीं है, सोच लो, ये देख पहली बात, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट कैसे सुने, हम बहुत अच्छे सोचे थे, आप लोगों को क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए, जो बड़ा ये एम है, इसमें जो टी है वो इंपल्सिव है कि नहीं है, नीचे क्या लग रहा है नॉर्मल, बुलेट पे मैंने कहीं पे भी एमजी कंसीडर, पहले तो क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा, ठीक, ये एम ये टी ये एन ये एन, अच्छा इस वाले एम पे ऊपर टी, इस वाले एम पे ऊपर टी, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, तो ये आपका एन ये आपका एम ये टी ये एन ये एम ये टी, ठीक भाई। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इन दोनों का मोमेंटम जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कंजर्व्ड है, बट हाँ ये बात सही है कि जब ये पूरा सिस्टम ऐसे हो जाएगा और ये मास कितना हो जाएगा 2m और ये m, तो इसकी रफ्तार कितनी होगी v, और इसकी ऊपर कितनी होगी v, सबकी v होगी। अब देख सबके इक्वेशन लिख, हालांकि आपको करते हुए नजर आएंगे, वो क्यों करते हुए नजर आएंगे मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप बुलेट पे इक्वेशन लिखो, ऊपर क्या मान रहे हो, पॉजिटिव की नेगेटिव, डल रिस्पॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो, ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो, देखो इंटीग्रल एन डी टी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम दैट इज माइनस एम वी नॉट, माइनस ऑफ माइनस एम वी नॉट। अरे मैंने सही लिखा है क्या, छोटे एम पे लिखो, भले इस वाले एम पे लिखो, इस वाले एम पे क्या लिखोगे, ऊपर पॉजिटिव माना ना तुमने, टी माइनस एन डी टी
बराबर चेंज इन मोमेंटम माइनस mv। बोल सही है क्या? उस पे लिख तो इंटीग्रल t dt बराबर mv। ध्यान देख इधर, अगर अपन बहुत अच्छे से सोचे, सोच इंटीग्रल एन डी टी माइनस एम वी नॉट इंटीग्रल टी माइनस एन डी टी माइनस एम वी इंटीग्रल टी डी टी, तीनों को जोड़े तो काम बन रहा है या घट रहे हैं? क्या करेंगे? इनको जोड़ो और इसको घटाओ, इसको जोड़ो और इसको, तो क्या एन डी टी टी डी टी वाली वैल्यू हट जाएगी? हटते ही कितना जाएगा? देख, जीरो माइनस एम वी नॉट, सॉरी माइनस एम वी प्लस एम वी नॉट माइनस एम वी माइनस एम वी। यार तुम्हें चमका? जब मैंने इस इक्वेशन को बहुत आसानी से देखा तो मुझे दिखाई दिया एम वी नॉट बराबर 3 एम वी। अरे सही तो बोल रहा हूं क्या? v की वैल्यू आई वी नॉट बाई 3। ऐसा क्यों हुआ पहले ये सोचो। अब अगर आप बहुत ध्यान देखो तो असलियत में ऐसे आप नहीं बोल सकते कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्योंकि इन तीनों के समेशन को जोड़ोगे तो टी बच जाएगा ऊपर। मैंने सब सही लिखा ना? सही तो लिखा है? अरे सही लिखा है गलत लिखा है? सही है गलत है? अच्छा मैं कुछ और चीज समझाना चाह रहा हूं। रियलिटी में इसमें मोमेंट क्या वो बोलना मैं हूं ना? अरे अरे मैं तो जन्मा ही कर लिया वहां है। अरे बोल, अरे तुम्हें आया नहीं आया? यार एक एम एम टी टी एन एन, अरे यार हाँ ना बोल। अगर अपन वो ध्यान देंगे तो इस पूरे सिस्टम को देखो तो नेट फोर्स 0 है क्या? ध्यान, इसलिए मोमेंटम कंजर्व। हाँ हम शॉर्ट ट्रिक के लिए लगा लेते हैं, वो देखो अलग बात है। वो अलग बात इसलिए क्योंकि क्या अज्यूम करा जाता है किताबों में, मैं समझाता हूं। बाकी इसका रियल मेथड यही है जो मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें रियलिटी में मोमेंटम कंजर्व कैसे कंजर्व? इससे पहले इसके पिछले सवाल में जिसमें बुलेट ली थी मैंने, उसमें कंजर्व था। ध्यान देख, सब कट रहे थे, इसमें नहीं कट रहे हैं। देख ध्यान से, एन एन कट रहा है पर टी टी। अरे यार हाँ ना बोल। अब आप लोगों को ट्रिक, मान लो जिसने पहले सवाल करा उसने देखा होगा, वो भी छोटे से कर लेते हैं वी नॉट बाई 3। वो एक ट्रिक है। क्या है वो? एक इन्होंने क्या अज्यूम कर लिया, क्योंकि एमजीओ तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, तो क्यों ना सिस्टम को ऐसे फैला लें। तो उन्होंने ऐसे अज्यूम कर लिया सिस्टम को। ऐसे इसलिए अज्यूम कर लिया क्योंकि एमजी को जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कंसीडर, तो फिर आप वो डायरेक्ट लिख सकते हो। आप क्या बोलोगे? एम वी नॉट। क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? इस सवाल को मैं ऐसे बना सकता हूं ट्रिक की वजह से, बिकॉज क्योंकि हम एमजी को इंपल्सिव फोर्स नहीं मान रहे। बाकी रियलिटी में आपसे पूछे क्या मोमेंटम कंजर्व तो नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना। अरे डल रेस्पॉन्स, आपको ऐसे ही लिखना। पहले जो बोला चमका, आपको ऐसे ही लिखना, तब वो सवाल सॉल्व होगा। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? सोच ले, हाँ ना बोल। उड़ गए तोते? नहीं आया नहीं आया नहीं आया, एकदम पक्का। तो एम एम एन टी जो भी आप ले रहे हो वो असलियत में ऐसे मान लेते हैं, तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, तो आंसर आसानी से आता है। कोई बुराई वाली बात। अब मैं आपको पूछूंगा आपसे कि इंपल्स ऑन बुलेट, इंपल्स ऑन दिस, क्या अपन सवाल कर सकते हैं? कोई बुराई। एक और कराऊं झटके वाला। मान लो हाँ है नहीं, कुछ पर्टिकुलर सवालों में लग रही है, हमेशा लगी, इसलिए मैं उस ट्रिक पे भरोसा। एक्चुअली पर्टिकुलर सवाल है जो हर किताब, इरोडो, एचसी वर्मा सब जगह मिलेगा। एचसी वर्मा तो नहीं होगा, इरोडो में हो गए। अरे तुम्हें आया नहीं आया है? पता है ट्रिक मैंने इसलिए बताई कि हर जगह दी होती है। बाकी मैं उस पर रिलाई, मैं बेसिक पे रिलाई करता हूं। और साल करेंगे और फील आई। देख, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस। यार देख यार, प्लीज बात मत करो, थोड़ी रफ्तार तेज रखो ताकि मैं ज्यादा सवाल करा पाऊं। ज्यादा सवाल करा पाऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम खतरनाक मोड में हो। वरना खत्म करने पे मैं आज भी सेंटर ऑफ मास खत्म कर सकता हूं। उसमें कर दो खत्म, बहुत बढ़िया सर, क्या फायदा, ज्यादा पढ़ के भी कौन सा समझ आ रहा है उसमें। अरे यार हाँ ना बोल, बड़ी वीक रह जाएगी, दिक्कत आएगी अपने। मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे अपने ब्लॉक रखा हुआ है एम, नहीं है इसमें कंजर्व नहीं है। मेरे से अगर कंसेप्चुअली पूछा जाए क्या मोमेंटम कंजर्व, तो नहीं है। वो ट्रिक है जो आप कर रहे हो, क्योंकि जब मैं इस सिस्टम को ऐसे बनाऊंगा तो मोमेंटम कंजर्व है क्या? पूरे सिस्टम में कहां पे? अब पुली को मतलब इन तीनों ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। पुली पे ले जाएगा तो फिर यहां पे दीवारों की भी तो इंपल्सिव टेंशन आने लगेंगे। अगर तो दीवारों को, उसने क्या पूछा शम का? सर ये पुली उली, तो पुली में दीवार जब इन पे झटका लगेगा तो टीटी का झटका पुली में भी तो लगेगा। तो टूटी का झटका ट्रांसफर कहां हो रहा है? दीवार। तो फिर क्या दीवार भी ले लेगा, फिर यूनिवर्स ले ले।
कहां लगाया? मैंने नहीं लगाया। मैंने है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ऐसे कंसीडर, मैं सिस्टम को ऐसे बना सकता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने mg को कंसीडर क्यों कंसीडर नहीं करा? क्योंकि mg इंपल्सिव, तो मैंने सिस्टम को ऐसे बना लिया। ये v ऐसे आ रहा है, ये v ऐसे जा रहा है। जैसे आपको एक नेट पुलिंग मेथड बताया गया होगा एनएलएम में कि आप नेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए रियलिटी में आप ऐसे एक्सप्रेशन की इक्वेशन ले, जैसे मैं बताता हूं, वो ट्रिक है। बात नहीं प्लीज, कोई डाउट है बेशक पूछ लो। मान लीजिए 2m मास है और ये m मास है, तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो? नेट पुलिंग फोर्स 2mg by 3mg, तो आप लिखते हो g by 3। ऐसे रियलिटी में लिख थोड़ी सकते। आपने क्या मान लिया वो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ट्रिक है, क्योंकि इसका a है तो इसका, आपने पता कैसे सिस्टम को बना लिया? सवाल सॉल्व करते हो, इधर लगा लो 2mg, ये स्ट्रिंग, इधर m और इधर क्या लगा लो mg। अब जैसे एक्सलेशन को a मान सकते वैसे ही हुआ ना ये, इसलिए मैं लिख देता हूं नेट फोर्स बराबर ma। तो नेट फोर्स कितना हुआ? 2mg माइनस mg by 3m। इसे बोलते हैं नेट पुलिंग फोर्स मेथड। वो ट्रिक है। असलियत में आप पूछो क्या इस पे एफ नेट बराबर ma लगा सकते हो? ऐसे थोड़ी लगाते हैं। एफ नेट बराबर ma तभी लगा सकते हो जब पूरे जिस सिस्टम को आप कंसीडर कर रहे हो उसका a सेम हो, उसका, या फिर पूरा लिखो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस बराबर m1 a1 m2 a3। बाकी आप f बराबर ma लगा रहे हो और a कोई पर्टिकुलर मान रहे हो तो a दोनों का क्या होना चाहिए, वरना थोड़ी लगा सकते हो। आप में से बोलो कि f नॉट बराबर ma कैसे लगा दिया आपने ट्रिक से? अरे वो ट्रिक है, क्यों काम कर रही? क्योंकि हमने उसे सीधा, क्योंकि आप सीधे ही मान लोगे तो उसमें कोई बुराई। दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। सुपर डुपर सन्नाटा कि कौन सा ए अलग कौन सा ए सेम। एफ बराबर ma जब लगाते हैं तो जिसपे एफ बराबर ma लगाते हैं उस पूरे सिस्टम का ये वही तो लगाया आपने यहाँ पे नेट पुलिंग मेथड में। वो आपको समय के साथ दिखने लगा इसलिए आपने उस ट्रिक को लगाया। बाकी आप एफ बराबर ma ऐसे लगा, ये सारी टेक्निक बेकार हो जाती है जब पुली आ जाती है। दो पुलिया तो थोड़ी लगाते हैं, सब फेल हो जाता है। ये इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मशीन में काम करता है क्योंकि बार बार एट्रीब्यूट मशीन बहुत बार आती है तो ट्रिक सिखाते लो भाई देख ओरल आंसर। अगर तेरे को सवाल दूं तो कितने लोग गधेड़े ऐसे हैं, मान लो बोलूं 10 किलो ये 2 किलो, तो पूरी इक्वेशन लिखते हो या डायरेक्ट कर लेते हो? 100 20 80 80 बटे 12 80 बटे ट्रिक। बाकी रियल मेथड तो अलग अलग है क्योंकि इसका ए नीचे है और उसका ए, तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। बट वी कैन रिप्लेस दिस सिस्टम बाय दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ एट्रीब्यूट मशीन। पूछा करो, ढंग से समझाऊंगा, बहुत सी चीज नहीं सीखोगे। अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई कोई कष्ट नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात, सोच लो। बहुत बढ़िया। मतलब धीरे धीरे आपको मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना है। समय के साथ आते आते अब ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि आप कभी मुझसे भी ऐसा कोई डाउट पूछो जिसपे मुझे सोचना पड़े। वो नीचे पूछना बताऊंगा तेरे को, उसमें टेंशन मत ले। उसमें कुछ चीज इसलिए छोड़ दी कि अभी कुछ बाकी है उसमें एक चीज और। इसमें कोई डाउट? अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, एकदम पक्का सोच ले और सवाल करते तुझे फील आएगी। मान लो मास m ले लो, मान लो मास m ले लो और इसे टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, ये एक और m मास ले लो। साफ टाइप्स रस्सी है फोल्डेड, अब मतलब थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ये m और ये m, मान लो मैं इसको रफ्तार दे दूं v0, कितनी दे दूं? v0, बोलो क्लियर है? अगर मैं इसको रफ्तार दे दूं v0, क्या थोड़ी देर बाद ये टाइट हो जाएगी? थोड़ी देर बाद ये, मान लो मैं आपको बोलूं कुछ डेटा ले लेते हैं कि ये जो भी दूरी है ना, ये है 3 मीटर, ठीक? कितनी है? 3 मीटर, और ये 5, क्या 5? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 5, और इसमें झटका लगेगा, बोलो झटका लगेगा।
फाइंड आउट द फाइनल स्पीड्स ऑफ बोथ द बॉल्स. फाइंड आउट द फाइनल स्पीड्स ऑफ बोथ द बॉल्स. क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है कि नहीं है? करो करो. हाँ भाई, इधर बनाता हूं बड़ा बड़ा सा. ये M, ये भी M ही लिया ना मैंने. ये दूरी कितनी ली? 0.3. पहले देखते हैं होगा क्या. सॉरी 3. होगा क्या? क्या कुछ देरी के बाद सिचुएशन ये हो जाएगी. जस्ट बिफोर झटका इसकी रफ्तार कितनी है? V0. जस्ट बिफोर झटका इसकी रफ्तार कितनी है? अब देखते हैं. ये 3, ये 5, ये 3, ये, अरे यार हाँ ना बोल. ये 3, ये 5. ये एंगल कितना हुआ बताना? 53. ये भी. इस V0 के दो कंपोनेंट करो. 4 V0 by 5, 3 V0 by 5. 4 V0 by 5 और मुझे बताओ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे. अगर अपन इसको देखें तो इधर लगेगा T और इस पे भी लगेगा T इधर. इसकी पहले से कोई रफ्तार, ध्यान देखो तो इसकी 3 V0 by 5 में कोई चेंज. बट स्ट्रिंग कंस्टेंट से बोल सकते हैं कि दोनों की इस डायरेक्शन में रफ्तार सेम. तो रिलेटिव में फाइनली क्या होगा? जस्ट आफ्टर इसकी रफ्तार कितनी? V. इसकी भी कितनी? V. और इसकी इधर कितनी? 3 V0 by 5. 3 V0 by 5. यार आवाज नहीं आई. तो 3 V0 by 5. ये V, ये V, ये T और ये T. अब क्या इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? और आपको जमे तो आप TT लिख लो. बोलो तो इंपल्स की इक्वेशन से लिख के बता दूं या मोमेंटम कंजर्वेशन? इंपल्स से देख, इस पे लिख -T dt इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में क्या लिखेगा? फाइनल मोमेंटम mv माइनस 4 mv0 by 5. उस पे देख इंटीग्रल T dt बराबर mv. दोनों को जोड़ दो तो 4 mv0 by 5 इज इक्वल्स टू 2 mv. इज इक्वल्स टू 2 mv. m ने m को v की वैल्यू 2 v0 by 5. v की वैल्यू 2 v0 by 5. उड़ गए तोते कितने? एक मिनट, क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? किस डायरेक्शन में? बोलो कर सकते हैं क्या? किधर कर सकते हैं? अलोंग द स्ट्रिंग. कितने करा दिए? मैं झटके के सवाल देख रहे हैं. कितने करा दिए? एक और है खतरनाक. उड़ाऊं तोते. फ्रिक्शन से मिला. एक चल पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, उससे मिलकर अच्छे सवाल आते हैं. नेक्स्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. नेक्स्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इंपल्स और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मिलके थोड़े अच्छे सवाल आते हैं. देख इधर ध्यान से देखो. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
इधर से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक बात था, मान लो मैं आपको बोलूं कि हम 4 प्रकार की बॉल लें। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की बॉल लें। पहले तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी झटके की फील आने लगी, आवाज नहीं आई? एकदम पक्का? मान लो 4 प्रकार की बॉल लूं। लेदर बॉल, क्रेजी बॉल, टेनिस बॉल, आटा बॉल। बोलो क्लियर है? गूंदा हुआ आटा। उनको इसी सरफेस पे फेंकूं, उनको इसी सरफेस पे टिक चुक टिक चुक टिक चुक टिक चुक। कौन ऊपर आएगा? सबसे कम चिपक लेनी हुई। लेदर बॉल और टेनिस बॉल में सरफेस सेम, उल्टा कर लो। आटे की सरफेस है, गूंदा हुआ आटा। अब चारों को फेंको, सब चिपक लिए, कोई भी ऊपर। तो बेसिकली दोनों सरफेसेस पे ये बात डिपेंड करती है ई। क्या चीज? ई। क्या चीज? ई, जिसे अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये दोनों सरफेस असलियत में बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। असलियत में ये बहुत सारी, मतलब ई पे बहुत लड़ाई है रिलेटिव में बताई जाए तो। खैर तुम्हें नहीं लड़ना, तुम्हें जो बताऊंगा रटना बस। असलियत में ई बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्या वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट है, रिलेटिव में जो ई होता है, हम जो कंसिडर करेंगे उसमें क्या करेंगे? दोनों सरफेसेस। मान लो स्टील और स्टील, स्टील और आटा, स्टील और सरफेस। बेसिकली आपको 2 बॉडीज के टकराते हुए का ई दिया होगा। क्या दिया होगा? ई। आपको भी इतना याद रखना है कि आपका जो ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? दोनों सरफेसेस पे। किस पे? जो कोलाइड कर रही है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आटा और क्रेजी बॉल का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? गूंदा हुआ आटा और क्रेजी बॉल, आप 0 मान सकते हो उसको, कोई बुराई। वही क्रेजी बॉल का दूसरी सरफेस के साथ ई क्लोज टू 1 भी हो, कोई बुराई। चलो खैर, अब ई जो हमारा है उसे कैसे डिफाइन करा गया? उसको रिलेटिव में जो डेफिनेशन है वो क्या है? उसे बोलते हैं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ये थोड़ी ज्यादा डीप वाली डेफिनेशन है, बाकी अपने को खास ध्यान देना नहीं है। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। असलियत में जब भी कोई 2 चीजें टकराती हैं तो क्या होता है? देख ध्यान से। मान लो ये बॉडी 1 है, बॉडी 2 है, दोनों टकरा रही है। ये U1, ये U2, कौन ज्यादा है? U1 की U2? U2 ज्यादा तभी टकराए, वरना टकराना पॉसिबल। U2 ज्यादा है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, ओके। तो U2 ज्यादा है किससे? U1 से, ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि U2 ज्यादा है U1 से, तो जब U2 अंदर घुसा तो रिलेटिव में थोड़ा डिफॉर्मेशन आया, ऐसे दोनों बॉडी डिफॉर्म हुई। अब मान लो आटा आटा बॉल है तो डिफॉर्मेशन में अच्छा खासा दिखाई देगा, टेनिस टेनिस तो भी दिखाई, स्टील बॉल हो तो, पर होता है ये इसके अंदर घुसती है। जब इसके अंदर घुसती है तो इसकी रफ्तार कम होती है और इसकी रफ्तार इस एन की वजह से। ये एन इंपल्सिव है नॉन इंपल्सिव? ये कोलिजन की भी थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपल्सिव है इंपल्सिव। ये एन इसकी रफ्तार और ये रफ्तार इसकी स्प्रिंग जैसा ही है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की रफ्तार ये है इंपल्स ऑफ। अभी तक जो इंपल्स ने काम करा उसे बोलते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं। क्या बोलते हैं? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। आवाज नहीं है। क्या बोलते हैं? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अरे यार हाँ ना बोल। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब इनमें दोनों में क्षमता है कि ये वापस अपनी शेप को रीगेन, जैसे क्रेजी बॉल में, पर आटा बॉल में दोनों आटा बॉल लोगे तो, अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई, वो ऐसी चलती रहेगी। बट अगर दोनों मान लो क्रेजी बॉल से कोई, तो उनमें वापस रिफॉर्म करने की इच्छा है, रिफॉर्म अगर करेगी तब भी एन ऐसे लगता रहेगा। अगर ये रिफॉर्म होना चाहती तो इस पे एन धक्का इधर देगी, और ये रिफॉर्म होना चाह रही तो इस पे वो वैसी बात। अब इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, और इसकी ओके। मान लो रिफॉर्म कर गई, कभी पूरी कर पाती है कभी पूरी, मान लो पूरी रिफॉर्म कर गई या जितनी भी करी, तो इसकी रफ्तार हो गई मान लो V1 और इसकी रफ्तार हो गई। अब बोल कौन ज्यादा? अब V1 उतना ही ज्यादा होगा जितना आपकी इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ज्यादा होगी।
यार V1 उतना ही ज्यादा होगा जितनी आपकी इंपल्स ऑफ नहीं आया जितनी है आपकी इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। नहीं आया कि नहीं आया? एकदम पक्का सोच लो। और अगर ये इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन नहीं है तो दोनों की रफ्तार कैसी होगी? सेम। कैसी होगी? तो ये तो इसकी खैर कोर प्रॉपर्टी है। रिलेटिव में जो ई को आपके लिए फॉर्मूले में लिखा गया वो देख कैसे तेरे को आप समझ में आ जाएगा अपने आप। सोचिए इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कब ज्यादा होगी? जब इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा। कम V1 V2 का डिफरेंस ज्यादा होगा कम? ज्यादा कम। सोच लो। ओके तो ई के ऊपर वाली चीज में क्या लिखा गया? वेलोसिटी। आपको जो समझाया जाता है कि तो मैंने ऐसे लिखा है आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये ऊपर तो मैंने ऐसे लिखा है थोड़ा सा यूं, बाकी आपको इससे मतलब होता है। ई को कैसे डिफाइन करा गया? वेलोसिटी ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये पढ़ा है अपन ने। हालांकि वो आता वहीं से ही है, इंपल्स ही। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ V1 माइनस V2, V2 माइनस V1, क्योंकि अब तो V1 ज्यादा है। पॉजिटिव क्वांटिटी है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि क्या लिखा गया? V1 माइनस V2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखूं? U2 माइनस। अब मान लो कि आटा बॉल और क्रेजी बॉल है। ये तो मैंने ऐसे लिखा है, बाकी आपको रटना यही है। अरे यार हाँ ना बोल। उतनी ज्यादा इंपल्स होगी रिफॉर्म करने की जितना ज्यादा डिफरेंस होगा। बोल है कि नहीं है? और उतनी ही ये भी होगी। बोल हाँ कि ना? ये है इंपल्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। अब खुद सोच के देख, ये और ये प्रैक्टिकली ये और ये में कौन ज्यादा होगा? नीचे वाला ऊपर वाला? तो ई की वैल्यू हमेशा 1 से। अब एक बम फूट जाए तो बात अलग है। इसलिए कई बार बोलते कि ई 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वो अलग चीज में चले गए। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों भिड़े और केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? और इनमें कुछ स्पार्क हो गया, जिसकी वजह से एक इजेक्शन वेलोसिटी और आई, तो फिर ये वैल्यू ज्यादा। बट आइडियली जितनी चीजें हम करते हैं जिनमें नॉन रिएक्टिंग बॉडीज हैं, कैसी बॉडीज हैं? हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो आप जो पढ़ोगे उसमें ई 1 से छोटा होगा कि बड़ा? छोटा कि बड़ा? अरे यार हाँ ना बोल। ई किससे? 1 से छोटा। और बिल्कुल आइडियल कंडीशन में कि जितनी डिफॉर्म हुई उतनी की उतनी, तो आप क्या लिखोगे? 1। बिल्कुल आइडियल कंडीशन। हाँ जब भी तो आइडियल कंडीशन बोलता रहा हूं मैं, इसी से बोल रहा हूं आइडियल कंडीशन। रिलेटिव में ई बराबर 1 होता है कि नहीं होता? रिलेटिव में ई बराबर 1, हाँ 0.999999 हो जाता है कई जगह, तो हम उसे 1 कंसीडर। बट रिलेटिव में तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो इतना कम है वो कि आप और हम उसे पकड़ पाएंगे ये जरूरी। बट हम ई बराबर 1 लेते हैं आइडियल कंडीशन के लिए। अच्छा जीरो भी हो सकता है क्या? क्या जीरो भी हो सकता है? जब जीरो होगा तो क्या बॉडी चिपकी हुई रह जाएंगी? ई 0 मतलब बॉडी चिपकी हुई। ये गलत परसेप्शन है पहली बात। बच्चा ऐसे रख लेता है, क्योंकि मैं जानता हूं, आप जानते हो, इसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, और इसे क्या बोलते हैं? अब बच्चा रख लेता है परफेक्टली इलास्टिक मतलब बॉडी साथ हो गई। ऐसा लॉजिक मैं आपको बताता हूं, सुन। मान लो कि कोई बॉडी ऐसे है जिसे आप बाद में बोलोगे ऑब्लिक कोलिजन। मैं उस कंसेप्ट को अभी क्लियर कर देना चाह रहा हूं। पहली बात, ई बराबर 0, ई बराबर 0। मान लो ई बराबर 0 है बॉडी, और एक और बॉडी यहां पे थी जो इससे टकराई। इनमें मान लो ये 0 था। अब जब ये टकराई तो इसकी रफ्तार ऐसे थी, बट ये जो बॉडी आई उसने फोर्स इस पे ऐसे लगाया। जब ये इससे टकराई तो इसने इस पे फोर्स और इस पे ऐसे, तो इनकी फाइनली ये वाली रफ्तार सेम होगी कि ये वाली? तब भी प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, पर दोनों साथ रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगे बता रहा हूं सुन। ये मान लो V0 है। अब ये V0 यहां से टकराया, तो इस V0 के 2 कंपोनेंट थे। एक तो इधर मान लो एंगल कुछ भी आया थीटा, तो V0 का इधर कंपोनेंट कितना था? V0 cos थीटा। और उधर कितना था? V0 sin थीटा। अब रिलेटिव में ये वाले जो कंपोनेंट आएंगे ना फाइनली, क्या ये V0 sin थीटा इसको इससे दूर ले जाएगा? फाइनली दोनों का V सेम होगा अलॉन्ग व्हाट? जिसमें मैं चर्चा करूंगा बाद में लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे। पहले था जो बोला चमका, यार हाँ ना बोल।
इसके अलॉन्ग। तो ये मत रटो कि E बराबर 0 मतलब चिपक ली है। E बराबर 0 मतलब वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम। यार E बराबर 0 मतलब वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम। वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इज, मतलब बच्चा ही रट लेता कि E बराबर 0 मतलब चिपक ली है। E बराबर 0 मतलब चिपकने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया यार। E बराबर 0 का मतलब चिपकने का कोई कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आया नहीं आया। अच्छा E कहां से कहां लाई करता है? अभी मेरे लिए याद रखें, E डिपेंड्स ऑन बोथ द सरफेसेस। E डिपेंड्स ऑन, सिंपल सिंपल सवाल करते हैं। E लाइज बिटवीन 0 to 1। अपन तो 0 to 1 लिख लेते हैं। 0 का मतलब दोनों चिपक लिए, फॉल्स। क्या रटना है? स्पीड या वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम। E बराबर 0 मतलब, उतार दीजिए ना, मेरी तरफ मत देखो, मतलब वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम। along the line of impact is same। उतार। तुम बोलो तो साथ के साथ कोलिजन थ्योरी भी पढ़ा दूं, फिर सवाल ही सवाल करेंगे। टाइम पास खत्म करते हैं, पढ़ो जल्दी खत्म करते हैं। हालांकि चूजे होते तो मैं कोलिजन थ्योरी बाद में पढ़ाता हूं, यहीं पढ़ लो तुम लोग। असलियत में कोलिजन को दो तरीके से डिवाइड, दो क्लासिफिकेशन है उसके, हेड ऑन और ऑब्लिक। मैं थोड़ा 15-20 मिनट थ्योरी पढ़ रहा हूं, इसमें कोई डाउट हो पढ़ा रहा हूं, ध्यान देख लो। हेड ऑन और ऑब्लिक, या फिर उसके 3 बाइफर्केशन करे जा सकते हैं। कौन कौन से 3? परफेक्टली इलास्टिक, इधर देखें, परफेक्टली इनइलास्टिक, और तीसरा पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। इन सबको आपको समझ में आना चाहिए। पार्शियली इनइलास्टिक 13 थे, जल्दी से सुन लो फटाफट। 2 तरीके से कोलिजन डिफाइन कर सकते हैं, हेड ऑन या ऑब्लिक, या परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। ऑब्लिक और हेड ऑन का क्या अंतर है बताना जरा। 2 लाइन होती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन। अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट, मान लो ये रफ्तार ऐसे और ये भी रफ्तार ऐसे, बोलो क्लियर, ये U1 और ये U2, इसकी लाइन ऑफ मोशन और इसकी लाइन ऑफ मोशन सेम है क्या? जब टकराएंगे तो क्या फोर्सेस भी इसी लाइन के अलॉन्ग लगेंगे, ऐसे और ऐसे? तो ये जो लाइन है क्या कहलाती है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। अरे थोड़ा तेज बोल दूं ये सब, हाँ ना बोल, ताकि कुछ छूटे नहीं, मुझको डाउट ऑफ पूछना। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, और ये क्या कहलाते हैं? लाइन ऑफ मोशन। अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं? हेड ऑन। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैं कह रहा हूं ये भी हेड ऑन कहलाता है। मान लो ऐसे धरती माता है, उस पर ऐसे आ रही है बॉल और टकरा के वापस ऐसे आ रही है, हेड ऑन की ऑब्लिक? हेड ऑन ऑब्लिक। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेड ऑन कोलिजन, है ना? अच्छा, अगर बॉल ऐसे आए, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, दूसरी बॉल ऐसे आए, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, बोलो क्लियर? जब टकराई तो ऐसे नॉर्मल लगा, ये एन ये एन, तुम उतारते तो जा रहे हो ना साथ साथ, तो ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हो, क्या हो, तो वो क्या कहलाता है? ऑब्लिक। जैसे धरती माता से टकराए तो ऐसे देख, बॉल ऐसे आ रही है, ये आप कोलिजन पढ़ चुके हो, नाम अब ले रहा हूं, बोले कैसा कोलिजन?
कौन सा? ध्यान देख, ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन। और जब बॉल टकराएगी तो नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो रिलेटिव में एग्जांपल ऑब्लिक कोलिजन का है। किसका है? डरने लगे एकदम, ध्यान दे एकदम, ये कहलाया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसे कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक। अच्छा ठीक, ये बेसिकली कोलिजन को दो तरह से डिवाइड करा जा सकता है, ऑब्लिक और हेड ऑन। पहला बाइफर्केशन, फिर उसमें 3 बाइफर्केशन। परफेक्ट। तुम लोग ये पहली बार सुना यार जीवन में। अरे यार हाँ ना बोल, ये सब 11वीं में भी होता है ये, इसलिए बता रहा हूं। पर लिखते चलो, हमें कुछ छूटे नहीं, कोई भी चीज नहीं जो अपना रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। फिर सवाल ही सवाल करेंगे बहुत सारे। एयर एक लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ इंपैक्ट और अगर अलग अलग हो जाएं, अगर अलग अलग हो जाएं तो वो कहलाता है ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहलाता है? और अगर सेम हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? हेड ऑन। अब इसमें 3 वैरायटी जो मैंने आपको अभी बताई, ये 3 वैरायटी को समझें। उतार लिया? उतार लिया? लिखिए अपने शब्दों में। अब सुन, हाँ भाई, बात है नहीं बिल्कुल। अब देख, जो आपने ये 3 बॉल्स आपने समझा था, उसको फिर से, ये आपका U1, सॉरी ये अपन ने U1 लिया था शायद, है ना? ये U1, ये U2, U2 ग्रेटर देन U1। बॉल टकराई, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, बोलो क्लियर? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, दोनों की रफ्तार इस समय क्या है? VV। इधर देख ध्यान से, जो छोटे छोटे भी होगा जल्दी लिख लेना आप। मान लो ये बॉल्स ऐसा हुआ कि ये बॉल्स रिफॉर्म तो हुई पर थोड़ी थोड़ी हुई, मतलब कुछ कुछ बच गई, पर तब तक इनकी रफ्तार तो अलग हो ही चुकी थी। ये हो गई V1 डैश, ये हो गया V2 डैश। पहले आता हूं, क्या ये सिचुएशन भी रह सकती है? ये सब में आती है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पूरी रिफॉर्म हो जाए। तो मैं नहीं आया, एक टकराने पर ये हुआ, मान लो ये सब में हुआ। अब ये बॉल्स की काबिलियत है कि वो इस स्थिति में ही रह जाए। मान लो दोनों आटा बॉल है, मान लो दोनों, यार आवाज, मान लो दोनों आटा बॉल है, तो यही रुक गई, मतलब यही रुक गई, मतलब बस अब ऐसे ही। मेरे को क्या मतलब, उनमें रिफॉर्म होने की कोई इच्छा, जैसे रह गए वैसे रह गए। बोलो क्लियर एकदम। मान लो कुछ अलग टाइप की टेनिस बॉल्स हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा, वो रिफॉर्म हुई बट थोड़ी थोड़ी सी घिस गई, थोड़ी थोड़ी सी, या डिफॉर्म हो गई हल्की सी, बहुत थोड़ी सी, तो ऐसी स्थिति आई। मान लो क्रेजी बॉल्स है, आइडियली मान लें, तो क्या पूरी पूरी रिफॉर्म हो गई? क्या बॉल्स पर डिपेंड करा? तो इस स्थिति से यहां भी आ सकते हो, यहां भी आ सकते हो, और अब यहां पे भी रुक सकते हो। ये कौन सी स्थिति है? E0 की। ये E और ये, बोलो ये चमक गया। अच्छा एक रुक जाओ प्लीज, छोटी छोटी बातें लिख लो, सुन लो पहले। यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम कंजर्व्ड है। यहां से यहां पूरे हर प्रोसेस के दौरान मोमेंटम कंजर्व्ड है। यस और नो? पूरे प्रोसेस के दौरान मोमेंटम कंजर्व्ड है। यस और नो? यस और नो? क्यों? हमेशा NN तो लग रहा है यहाँ, हमेशा NN लग रहा है, और वो कैंसिल हो रहा है। अगर एक्सटर्नल और कोई फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज, क्या ड्यूरिंग कोलिजन भी मोमेंटम इज कंजर्व्ड?
क्या जब ये टकरा रही हैं तब भी मोमेंटम कंजर्व्ड है? बोल है कि नहीं है? हाँ। क्या काइनेटिक एनर्जी दिस बराबर दिस क्या डिफॉर्मेशन में गई? यहां और यहां, यहां और यहां, ई बराबर, बोलो क्लियर एकदम? नहीं आया, नहीं आया। अब आप सब चीजें जानते हो। सिंपल जवाब देता हूं, क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द केसेस? मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन, चूजों की तरह कहानी लिखाऊं या समझ आ रहा है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द केसेस, कोई शक वाली बात, पक्की बात। मोमेंटम सब में कंजर्व्ड होता है, बट मोमेंटम सब में कंजर्व्ड होता है, बट क्या एनर्जी सब में कंजर्व्ड होती है? कंजर्व्ड होती है। टोटल एनर्जी क्या कंजर्व्ड है? तो क्या कंजर्व्ड नहीं है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये लिखो आपको। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सिर्फ इस केस में। इन दोनों केसों में क्या लिखूंगा रे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मैक्सिमम लॉस, काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम लॉस किसमें होगा? क्या बात चमकती है? ये कौन सा कोलिजन कहलाता है बताना जरा मेरे को? परफेक्टली इनलास्टिक। ये पार्शली इलास्टिक या पार्शली इनलास्टिक, और ये परफेक्टली इलास्टिक। क्या सभी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है? कोई बुराई वाली बात? लिख डालो ये सब भी, जो अपनी भाषा में लिखना है लिख लो, टाइम पास नहीं करते हैं। जो अपनी भाषा में लिखना हो लिख लो। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और ये पार्शली, हाँ यार ये क्या हुआ है, ये भूल जाते हैं मुझे यार। परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कोई बुराई। मैं भी वैसे से बताऊं तो आपको कोई अभी फॉर्मूले नहीं निकलवा रहा है कोलिजन के, बट कोलिजन की थ्योरी बस थोड़ी सी बेसिक इसलिए बता दी ताकि ई पे अगर मैं कहीं यूज लूं तो कोई दिक्कत। छोटी सी हेडिंग डालो, क्वेश्चंस ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब हम उस पर सवाल करते हैं, ध्यान सुनो। क्वेश्चंस ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बेसिक सवाल बताता हूं, सुनता चलेगा, बिल्कुल बेसिक। मान लो मैं आपको बोलूं, एक सिंपल सवाल, चल ऐसे करते हैं। एक बुलडोजर आ रहा है, बुलडोजर बड़ा 10 मीटर पर सेकंड से, इसे एक बॉल आ रही है जहां पे ई हाफ है, इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड। बताओ टकराने के बाद क्या होगी? बुलडोजर टूट जाएगा। मिल जाएंगे, मरो मत। अरे ई की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, इसकी बुलडोजर की रफ्तार में क्या चेंज आएगा? इसलिए तो बुलडोजर लिया, कोई शक वाली बात। तो V2 इसे मान लो U1, तो U1 की वैल्यू हो गई +5, U2 की वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू -10, V2 की वैल्यू भी -10, तो -10 क्या फॉर्मूला है? V2 माइनस, सही तो कर रहा हूं मैं, सॉरी, V1 निकालना है, U2 -10, V2 -10, V2 माइनस V1 -10 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 5 माइनस ऑफ माइनस +10 बराबर हाफ, -20 माइनस 2V1 बराबर 15, 2V1 बराबर, सही तो है, -2V1 बराबर 35, V1 की वैल्यू -17.5। टेस्ट होगा ना? नहीं फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का बाकी है, मेरे को नीचे बोल रहे थे। 10 मीटर पर सेकेंड, जल्दी सुन। हाँ मैं ही दूंगा साले। मान लो बॉल ऐसे आ रही है, एंगल 37 डिग्री, बोलो क्लियर। बॉल आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ई की वैल्यू हाफ, टकराने के बाद रफ्तार। सिंपल सवाल करा रहा हूं, कोई खास बात नहीं है।
पेट खराब हो जाएगा इससे। सही बताओ, टेढ़ा कर दिया थोड़ा। कौन सा कोलिजन है? कहने में ऑब्लिक है बट कर सकते हो आप। ये जो V2 V1 है, थोड़ा समझाते हैं इधर। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, बोलो क्लियर। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, बॉल का जस्ट टकराने से पहले इधर रफ्तार कितनी है? 10, और ये एंगल कितना है? 37। तो इधर कितना है? 8। इधर 6 में कोई चेंज, किस में चेंज आएगा? तो V2 और V1 है क्या? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या स्पीड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट? स्पीड अलोंग द, बेसिकली वो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। हालांकि आप वेलोसिटी वेक्टर, अरे आप वेलोसिटी वेक्टर में लिखोगे तो भी वो कट जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात। बट आप तो अपने जो फॉर्मूला है ना, E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, इसको अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो V2 इज द V2 माइनस V1, V2 इज द स्पीड ऑफ द बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ, इसलिए सवाल कराया मैंने। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल के लिए आप बारे में बताओ, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वॉल को U1 मान लेते हैं या U2 मान लेते हैं। U2 की वैल्यू 10 और V2 की वैल्यू भी 10, बट U1 की वैल्यू -8 और V1 निकालना है। ये V1 किसके अलाउंग आएगा? तो E की वैल्यू कितनी दी मैंने? हाफ। तो हाफ बराबर ये 8 क्यों लिखा बोलो चमका? अच्छा माइनस क्यों? तो V1 सही कर रहा हूँ कि नहीं? V2 माइनस V1, तो अपने को कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? हाँ, 10 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, -8 -10 -18 कट गया, -9 उधर गया 19। V1 के लिए 19 आई मेरी, तो कितनी आई? तो आंसर 19 है क्या? 19 इधर, 6 इधर, 19 इधर, और यार नहीं आया। अच्छा एक बात लॉजिकली समझे आप, ये सबने सही निकाला। दो चीजें सिखाता हूं इसमें कि V2 V1 एंड सॉरी U1 U2 एंड V1 V2 आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द, तो फॉर्मूले क्या लिख लो, E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। इसमें V2 V1 एंड U1 U2 आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, are the component of velocities along the line of impact, are the component of velocities along the line of impact। अच्छा एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, मैंने बुलडोजर ले लिया, जो भी मैंने लिया, क्या इसमें बॉल और बुलडोजर का मोमेंटम कंजर्व्ड है? बॉल और बॉल का मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, बॉल का तो मोमेंटम ही चेंज नहीं मान रहा तू। बॉल और बॉल का मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या? तू जो पढ़ रहा उसमें तो है ही नहीं कंजर्व्ड, नहीं है ना। मेरे को सिर्फ ये बताना था कि इस वाले सवाल में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है, फिर भी हम E की इक्वेशन लिखने का मोमेंटम कंजर्वेशन से लेना देना, क्या E की इक्वेशन वही लगा सकते हैं जब मोमेंटम कंजर्व्ड हो? ऐसा दूर दूर तक कोई लॉजिक, उसका एग्जांपल है। ऐसा बच्चा मन में सेट कर लेता है कि भाई E की इक्वेशन तब लगी जब मोमेंटम कंजर्व्ड हो, ऐसा कोई जरूरी। इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या? इसमें मोमेंटम कंजर्व, फिर भी E की इक्वेशन, अरे लग रही नहीं लग रही है? तो लिख लो मोमेंटम कंजर्व्ड हो तो ही E की इक्वेशन लगाएंगे,
यह जरूरी नहीं है मोमेंटम कंजर्व्ड हो तो ही E की इक्वेशन लगाएंगे, यह जरूरी नहीं है। खैर, लेट्स बिगिन विद वेरी सिंपल क्वेश्चन। मान लो मैं आपको ओरली पूछूं कि एक बॉल V0 से आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, धरती माता पे टकरा रही है, टकराने के बाद रफ्तार क्या होगी? लॉजिकली E बराबर धरती माता की रफ्तार u2 एंड v2, और वो दोनों ही जीरो है, और वो दोनों ही नहीं आया, तो E की वैल्यू क्या लिखिए? v2 0 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v0 माइनस 0। तो मैं चमका, मैंने क्या लिखा? तो बोलो v1 की वैल्यू क्या आई? v1 बोला, आई नहीं आई, तो सिंपली बॉल टकराने के बाद ये हो जाती है। मैं तो कह रहा हूं आप थोड़ा सा और, क्योंकि धरती माता पे बहुत काम आता है इसलिए बता रहा हूं। मान लो एक बॉल आ रही है जिसका इधर vx है और इधर vy है, बोलो टकराने के बाद क्या होगा रे? टकराने के बाद क्या होगा रे? इधर हो जाएगा evy और इधर हो जाएगा। इन सभी जगह हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, बोलो क्लियर। तो बॉल का क्या एंगल होगा, क्या अपन सवाल कर सकते हैं? सवाल कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, फुल टाइम पास सुनता चल जल्दी। ये समझ आया नहीं आया? धरती माता पे बहुत सवाल होते हैं कि धरती पे बहुत सारी चीजें अपन ऐसे कर रहे होते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूंगा, देख मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछू, पहले बताओ ये सवाल कर सकते हो नहीं कर सकते? 10 मीटर पर सेकंड से बॉल आई, फिर इसमें करना मत, बस सिर्फ सुन लेना। ये एंगल 37 डिग्री है, E की वैल्यू हाफ है, जाते हो कितना एंगल बनाएगी क्या बता सकते हो? ओरली बोल। 10 इधर है, इधर कंपोनेंट कितना? 8, पलट के कितना हो गया? 4, इधर कितना? 6। आया नहीं आया? 4 और 6 कितना एंगल बताएगा? बताना बड़ी बात। अरे बोल, सही बोल रहा हूँ क्या यार? आवाज नहीं, हाँ ना बोल। ऐसे सवाल तेरे लिए करना कोई खास बात। और सुन एग्जाम्पल, मान लो कि एक बॉल फेंकी गई, ध्यान सुन, 10 मीटर पर सेकंड से, बोलो क्लियर, 37 डिग्री पे, बोलो क्लियर। बॉल ऐसे गई, फिर थोड़ा कम गई, ये R2 कितना है? अगर E की वैल्यू हाफ है, ओरली भी आंसर दे सकता है। ओरली भी आंसर दे सकता है, बोलना पड़ेगा। ओरली भी आंसर दे सकता है। हाँ, पेन चला ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बोलो, बोल बोल। एक बात सोच, रेंज होती है 2ux uy बाई g। ux में कोई चेंज किस में आ रहा है? uy अब क्यों जाए e uy। जब बॉल यार टकराएगी तो इसकी रफ्तार इधर कितनी है? 8, और इधर कितनी है? 6। किस में चेंज आएगा टकराने पे? 6 कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 8/10। नहीं आया तो 2 इंटू 3 कितना आया? 4.8। इसकी अगली अरे 3 1.5 हो जाएगा। तू ध्यान दे, तो रेंज हमेशा सेकंड आ रही, फिर बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान में पूछू nth रेंज क्या होगी, तो e की पावर n r 1। यार तुम्हें नहीं आया, लॉजिकली सोच, पहले आया नहीं आया? अरे हो तो रेंज है तो 2ux uy बाई g ना, 2ux uy बाई g, यही है ना रेंज। ux में कोई चेंज किस में आ रहा है? और uy कितना है? हर बार e uy। पहले बार देखना, तो गड़बड़ नहीं करूं कुछ। e की पावर n-1 आएगा क्या? R2 लिखोगे तो e, हाँ
e की पावर n माइनस। सही बोल रहे हैं क्या आप? क्योंकि R2 में आपने क्या लिखा, ER1, R3 में E स्क्वायर R2 R1। नहीं आया तो Rn अगर लिख रहे हो तो e की पावर n माइनस 1 नहीं आया। अब फालतू टाइम पास पूछते हैं खूब, ये रेंज क्या होगी, नहीं ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, नहीं ये क्या होगा, वो क्या होगा। अच्छा पूछू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, TNH प्रोजेक्टाइल की। लॉजिकली सोच, लॉजिकली सोच है ई की पावर बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट दे दी है। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2uy/g, यही होती है ना। अब u2 है EU1, UN क्या होगा, e की पावर n माइनस 1 U1 कितना 6/10। बेसिकली U1 ले लो आप, U1 बाय। यार तुम्हें नहीं आया, अरे आया नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं आपसे टाइम का समीशन भी पूछ सकता हूं, तो जीपी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। ये सब 10 नंबर का सवाल हो जाता है। मैं इसमें जीपी बनवा दूं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकता है ना, तो जीपी आएगी विद कॉमन रेशियो ई। इनफाइनाइट का समीशन होता है a बाई 1 माइनस r, और r कॉमन रेशियो है, वो कितना हो गया ई, वो कितना हो गया, पूछ ले। मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, खूब पूछते हैं इसे। जैसे क्या पूछा हो मैं आपसे पूछ लेता हूं। अच्छा बटी साला मारा हो, मान लो एक ब्लॉक ऐसे पूछा हुआ है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जेई में, इसलिए पूछ लेता हूँ। एच हाइट से एक ब्लॉक को छोड़ा, मतलब बॉल को, और ई क्लास है क्या इसमें, अब क्लास तो नहीं है ना कोई। हाँ ई, मान लो ई यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई, पिचुक टप्पा खाई, टप 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 टप। पक्की बात, टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम जीपी बनाओगे अभी जैसे सिखाया वैसे ही, एच हाइट से छोड़ा है मैंने। टोटल टाइम गलत मत करना, इसमें बहुत सारे सवाल बता दिए मैंने आपको अभी है। रूट पहली बात, सबसे पहले नीचे करने में तो √2h/g लगा, रफ्तार हो गई √2gh, टकराने पे हो गई e√2gh, तो बॉल ऊपर गई और वापस आई, ऊपर जाके वापस आई तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई 2e√2gh/g। 2u/g होता है ना। फिर बॉल आई नीचे टकराई, इस रफ्तार से टकराई तो फिर e स्क्वायर, तो फिर बॉल नीचे आके फिर ऊपर गई, थोड़ा कम ऊपर, तो रफ्तार कितनी हुई 2e²√2gh/g एंड सो ऑन। क्या रूट क्या कॉमन आया कि नहीं देखना, मैंने भी इसको तो अलग रख लेते हैं मेरे हिसाब से, इसको तो अलग रख लेते हैं √2h/g प्लस इसमें से भी क्या कॉमन आया 2 × √2h/g। अरे सही है क्या, और e बचा e प्लस e² अप टू अनंत, तो e/1 माइनस e बाय, अब इसमें √2gh कॉमन ले लो, तो √2h/g 1 प्लस 2e/1 माइनस e, तो √2h/g 1 प्लस e आया थोड़ी, आया नहीं आया, आया नहीं आया, सोच लो एकदम पक्का, गारंटीड है सवाल। अभी अच्छा सवाल कहलाता है इसका, बट आता हो तो कोई खास बात, हाँ कोई डाउट, एकदम पक्का। और देख, मान लो
बहुत है यार।